हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 61 को। अगर आपने से पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको पहले उन्हें देखना चाहिए, जिससे फ्यूचर की स्टोरी आपको और भी अच्छे समझ में आए। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का कहना था कि उनके पास वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचे हैं, सो वो लोग एक बार चेक कर लें कि क्या उनके बेल आइकन्स ऑन है। वैसे आप उसे ऑफ करके दोबारा ऑन कर सकते हो। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली पिछले एपिसोड में जान को मालूम पड़ गया होता है कि ब्लड पॉन्ड एक्चुअली में एक्सट्रीमली वैल्यूएबल ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड है। अगर वो होली फ्लेम को सच में अब्सॉर्ब करना चाहता है तो उसे इस चीज की सख्त जरूरत होगी। अभी गोल्डन रैकिंग बताते हैं कि स्पिरिट आइस लिक्विड भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, यानी कि ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो बताते हैं कि इसमें अभी रिजेंटमेंट स्पिरिट जन्म नहीं ले पाई है, और जब तक रिजेंटमेंट स्पिरिट फॉर्म नहीं होती तब तक हम इसे ट्रू ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड नहीं बना सकते हैं। बेसिकली एक रिजेंटमेंट स्पिरिट लोगों के ब्लड और उनके मौत से पहले के विचारों से बनी होती है। इसे स्टिमुलेट करने के लिए जियान इस सेमी फिनिश्ड ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड के ऊपर हमला करने लगता है। जब उसकी फ्लेम का टेरिफाइंग टेम्परेचर इस ब्लड पूल को वेपराइज करने की कोशिश करता है तो इस कोल्ड पूल के अंदर की फोर्स रिएक्ट करती है। कुछ और हमलों के बाद उस ब्लड पॉइंट में से एक बड़ा सा फिगर बाहर आया था। ये फिगर इल्यूजरी होता है, इसका नीचे का धड़ गायब था, ऊपर बस उसका फिरोशियस फेस दिखाई दे रहा होता है। जैसे जैसे जियान इसे और फाइट करता है, इस रेमनेंट स्पिरिट की इंटेलिजेंस जागती जाती है। फाइनली जब वो रेमनेंट स्पिरिट काफी पावरफुल हो गई थी, तब जियान इसके वीक पॉइंट के ऊपर हमला करके उसे तबाह कर देता है, और अंत में जो उसके डेथ शार्ड्स होते हैं जो कि उसकी मौत के बाद बने थे, उन्हें उस पानी में मिला के उस पानी को ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड में बदल दिया गया था। इतने सारे ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड से जियान की 17 बोतलें भर जाती हैं। तब तक यूरो मीफंग भी नीचे आ चुके थे। मतलब कुएं के नीचे जियान लोंगी से पूछ के उस जगह की तरफ आगे बढ़ जाता है जहाँ पे वो ट्रेजर छिपा हुआ था। कुछ समय के बाद जियान की टोली का सामना होता है एक बहुत ही बड़े दरवाजे से। ये वही सीलिंग गेट था जिसके पीछे ट्विन घोस्ट एम्पर की आधी बॉडी को सील किया गया है। तीनों इस दरवाजे खोलने की खूब कोशिश करते हैं। एक बार तो उस गेट के अंदर से ऐसी लाइट बाहर आई थी जिसने जियान को घायल कर दिया होता है। जब जियान के दिमाग में इस गेट को लेके खतरनाक विचार आ ही रहे होते हैं तभी म्यूफंग कहता है शायद मेरे पास एक आइडिया है, और वो शायद इसलिए बोला था क्योंकि वो भी श्योर नहीं था। होपफुली उसका आइडिया काम कर जाएगा। और इसमें कितनी सच्चाई है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। म्यूफंग की बात को सुन के जियान कहता है क्या तरीका। उस 3 कलर लाइट से कांटेक्ट में आने से पहले जियान को इस गेट ऑफ सीलिंग के हॉरर के बारे में पता नहीं था। बाद में उसने स्पेस शटल हैंडप्रिंट भी ट्राई किया, लेकिन वो तरीका भी उसके काम नहीं आया, क्योंकि वो स्पेस शटलिंग टेक्निक उसे फिजिकली ट्रेवल करने के लिए हेल्प करती है, जो कि सी स्टेट में इम्पॉसिबल बात थी। म्यूफंग सोलम आवाज में पूछता है जियान मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जियान कहता है हाँ पूछो। म्यूफंग जिसके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन बिल्कुल गए नहीं थे, वो कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ, लेकिन इस गेट के पीछे एक टेरिफाइंग घोस्ट को सील किया गया है। जियान म्यूफंग के कंधे को थपथपाते हुए काम आवाज के साथ बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, अगर अंदर मौजूद वो चीज मुझे नहीं मिल पाती तो अपने पैरों को तुरंत ही पीछे खींच लूंगा। मुझे ही पता है कि ट्रेजर्स को एंजॉय करने के लिए सबसे जरूरी जिंदा रहना होता है। जियान की बात सुन के म्यूफंग नोड करता है। जियान कहता है ठीक है तुम कोशिश करो, लेकिन तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। हालांकि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि इसके पीछे क्या एग्जिस्ट करता है, बस मुझे दरवाजे के पीछे से एक हैवी फीलिंग आ रही है। म्यूफंग कहता है ठीक है अपने आप को तैयार करो, मैं प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। अपने हाथ को एक अजीब सी पोजीशन में लेके म्यूफंग कई इंट्रिकेट हैंडसीज को बनाने लगता है। हालांकि उसके मुंह से कुछ चैंटिंग की आवाज आती है, लेकिन उसे तुम्हारा भाई सुन नहीं पाया। जैसे जैसे म्यूफंग इन एक्शंस को परफॉर्म करता है उसके चारों तरफ का स्पेस ट्रेम्बल होने लगा था। जब म्यूफंग कुछ हैंडसीज को और चेंज करके अपने हाथों को आगे पुश करता है, लगता है उसके हाथों में से एक हल्की सी वाइब्रेशन उस गेट में एंटर कर गई है। ऐसा लगता है जिस सील पावर को उस गेट पे इस्तेमाल किया गया है वो म्यूफंग की पावर से रेजोनेट कर रही है। जियान की अंगूठी में गोल्डन रैकिंग भी म्यूफंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं तो इस लड़के की येनियंग आर्ट परफेक्शन में पहुंच गई है, ये काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट है। फिर उनका ध्यान जाता है सील गेट के ऊपर। वो कहते हैं दरवाजे के पीछे क्या चीज मौजूद है और वो मुझे इतनी जानी पहचानी फीलिंग क्यों दे रही है। अभी म्यूफंग अपनी हैंड सीज को बनाने के आखिरी पड़ाव पे आ गया था। लगता है हैंड सीज म्यूफंग के ऊपर काफी प्रेशर डाल रही है। उसका माथा पसीने से रंग चुका होता है, मतलब ढक चुका होता है। म्यूफंग कहता है गो। तुरंत उसकी हथेली में से एक ब्लू हैंडप्रिंट उस डोर में जाके टकराया था। देखने वाली बात यह थी कि वो गेट म्यूफंग के हैंडप्रिंट को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि हैंडप्रिंट उस गेट के ऊपर अटैच हो जाता है। फाइनली म्यूफंग कहता है ब्रेक। एक और हैवी फोर्स उस सील की तरफ आगे बढ़ जाती है। म्यूफंग अपने हैंड को हॉरिजॉन्टल करते हुए बोलता है डिस्ट्रॉय। अब तक म्यूफंग का ऑरा एकदम लिमिट तक पहुंच चुका था। वो कहता है रिटर्न। सफेद, काला, नीला और पीला, ये 4 रंगों के ऑरे उस दरवाजे के ऊपर एक दूसरे में मिल रहे होते हैं। इसी मोमेंट में म्यूफंग की बंद आंखें खुलती हैं। वो तुरंत ही अपनी दोनों
हाथों को साथ में करके उन्हें आगे की तरफ पुश कर देता है। वो 4 अलग रंगों के औरे एक दूसरे में तेजी से मर्ज होने लगते हैं। स्विचिंग साउंड के साथ मीफंग की हथेलियों में से बाहर आने वाली ब्लू एनर्जी उन 4 अलग रंगों के औरों से मिलके एक दूसरे को शांत करने लगते हैं। भले ही मीफंग को देख के ऐसा लग रहा हो कि वो काफी थक चुका है, तभी उसके हैंड प्रिंट्स बिल्कुल रुकते नहीं है। वो लगातार हैंड सीज को परफॉर्म करता है। मीफंग कहता है टाइची डायग्राम गैदर। वो चारों रे ऑफ लाइट एक दूसरे में मिलके एक सफेद और एक काले सिंबल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसने दरवाजे के ऊपर एक टाइची डायग्राम बना लिया था। इस टाइची सिंबल को देख के जियान भी सरप्राइज फील करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेंस करता है कि वो गेट जिसे बिल्कुल हिला भी नहीं पाया, वो उसमें एक छोटा सा गैप फॉर्म हो गया है। भले ही दरवाजों के बीच में सांस बहुत ही छोटी हो, जियान ने इसे नोटिस कर लिया था। मीफंग जो कि काफी एग्जॉस्टेड लग रहा होता है, वो जियान से कहता है जियान जल्दी से आगे बढ़ो। जियान नोट करके तुरंत ही एक लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो उस छोटी सी गैप में से तुरंत ही पास हो जाता है। जैसे ही फ्लेम लाइट गायब होती है, मीफंग तुरंत ही जमीन पे बैठ के हाँफने लगता है। जब उसका ध्यान जाता है यूरू के चेहरे पे, वो काफी चिंता में लग रही थी। मीफंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने जियान के शरीर पे एक सील छोड़ दी है, इस वजह से मैं उसकी सेफ्टी के बारे में जान सकता हूँ। चलो हम उसका यहाँ पे इंतजार करते हैं। ये कह के मीफंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के मेडिटेट करने लगता है। दरवाजे की तरफ देख रही यूरू अपनी लोअर लिप को बाइट करके बोलती है जियान मैं मून गॉडेस से प्रे करती हूँ कि तुम अंदर सेफ रहो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कई घोस्ट क्रीचर्स को। एक घोस्ट चिल्ला के बोलता है मुलर तुम्हारे यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है। बगल में खड़ा एक और घोस्ट बोलता है तुम्हें हमारे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। मिलर कोड स्नॉट यानी कि हम करके बोलता है अब इस पॉइंट ब्लेंडरिंग कंपटीशन को खत्म होने के लिए बस 5 दिन रह गए हैं। कल वो यनमून इस फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरेगा, हमें उससे पहले सारे रेजिस्टेंस को खत्म करना होगा। एक घोस्ट बोलता है हम इन चीजों के बारे में फैसला करने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। इस पे मिलर और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो हंस के बोलता है मुझे लग रहा था कि तुम सब ऐसा बिहेव करोगे, देखो मेरे पास ये क्या चीज है। ये कहने के बाद मिलर ने अपनी स्टोरिंग से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकाला था। ये एक लाल रंग का टोकन होता है। जब इस चीज को घोस्ट क्रीचर्स देखते हैं, सभी के चेहरों पे शौक छा गया था। एक घोस्ट बोलता है ये तो घोस्ट एम्परर टोकन है, समखना ये तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। साफ तौर पे ब्लड कलर टोकन काफी सिग्निफिकेंट वैल्यू को रखता है। मिलर एक एरोगेंट टोन में कहता है इस घोस्ट एम्पर टोकन को देखने का मतलब है कि घोस्ट एम्पर को देखना। क्या अभी तुम सभी घुटने नहीं टेक रहे हो? अब इस गंजे मूर्ख को कौन बताता कि घोस्ट क्रीचर्स के घुटने नहीं होते। खैर चलो हम तभी इमेजिनरी घुटनों को इमेजिन कर लेते हैं। तुरंत ही वो घोस्ट क्रीचर्स नील करके बोलते हैं घोस्ट एम्परर की जय हो। वैसे अंग्रेजी में बोला था ऑल हेल घोस्ट एम्परर। मुल्लर सोलम आवाज में कहता है घोस्ट एम्परर के ऑर्डर्स के हिसाब से मैं उनके रिवाइवल प्लान की प्रिपरेशन आज ही से शुरू करूंगा। क्या तुम सभी समझ गए? सारे घोस्ट क्रीचर्स एक साथ बोलते हैं हम समझ गए। मिलर जिसके चेहरे पे एक मैडनेस से भरा एक्सप्रेशन आ चुका होता है, वो अपने हाथ को ऊपर उठा के बोलता है इन इंसानों को खत्म कर दिया जाए। पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे इन इंसानों को पता होना चाहिए कि हमारी घोस्ट वर्ल्ड का इलाका है। जैसे हमारी घोस्ट एम्पर सील को तोड़ते हैं, इन इंसानों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। इन घोस्ट क्रीचर्स को अपने कंट्रोल के अंदर आते हुए देख लगता है मिलर अपने आप को इनका राजा समझने लगा था। वो हंस के बोलता है हाँ मेरी सफलता बहुत करीब है। सीन चेंज हुआ था, हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है उस होंगी पे जो कि रेड वैली की वैली मास्टर होती है। वो सामने की घोस्ट क्रीचर से बोलती है जो कि ना इंसान लग रहा होता है ना ही घोस्ट। होंगी कहती तुम्हारी ट्विन घोस्ट एम्पर को सोलो करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है ट्विन घोस्ट एम्पर के आधे हाफ जिसका नाम शेन होता है उसे घोस्ट स्पिरिट ने निगल लिया था, क्योंकि अभी उस घोस्ट स्पिरिट की बॉडी में से बहुत ही इंटेंस ऑरा बाहर आ रहा होता है। ये ऑरा पूरी तरीके से इविल था। नजारा देखा जाता है उस पवेलियन का जहाँ से वूजियांग और हुडू इस पूरे पॉइंट ब्लेंडिंग कंपटीशन पे ध्यान रख रहे होते हैं। वूजियांग कहते हैं अजीब बात है, आखिर ये सभी पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं? क्या वो सारे के सारे थर्ड फ्लोर पे एंटर कर रहे हैं? चलने सीन फिर से शिफ्ट हुआ था। स्विचिंग साउंड के साथ जियान उस सील गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे उसकी यहाँ पे एंट्री हुई थी, इस जगह का इंटेंस घोस्टली ऑरा उसे सरप्राइज कर देता है। ये कुछ इस तरीके से था कि अगर जियान बाहर घोस्ट औरों की हवाओं का सामना कर रहा हो, तो यहाँ पे उसे घोस्ट औरे के तूफानों का सामना करना पड़ रहा था। अपने चारों तरफ उस इमेंस प्रेशर को सेंस करके जियान अपने हाथ को वेव करता है। हाँ बस हाथ वेव ही किया था, कुछ हुआ नहीं था। कभी कभी वो ऐसे हाथ वेव कर देता है। जियान कहता है सच में वो जगह कहलाने की डिजर्व करती है जहाँ पे ट्विन घोस्ट एम्पर को सील किया गया हो। सेलिंग गेट की दूसरी तरफ काफी बड़ा स्पेस होता है, पर जियान के ध्यान को आकर्षित करती है एक नदी जो कि उसे क्लोज होती है। बहते हुए पानी पे जियान की नजरें बस कुछ समय तक ही टिकती हैं। उसके ध्यान को अपनी तरफ खींचता है एक बहुत ही बड़ा सा बोल्डर जो कि इस बहते हुए पानी के ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। जियान की स्टोरी रिंग में गोल्डन ड्रैकिंग भी इस चीज को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये है, लेकिन लगता है जियान को कुछ ज्यादा ही खुजली थी। इससे पहले गोल्डन ड्रैकिंग अपनी बात को खत्म कर पाते, जियान कहते हैं मास्टर ये क्या चीज है? अभी गोल्डन ड्रैकिंग की नजरें नदी के ऊपर के बोल्डर के ऊपर टिकी हुई होती हैं। जिन लोग कहते हैं जरा
उसके पास जाओ, मैं यहाँ से कुछ साफ नहीं देख पा रहा हूँ। लगता है जिन के ऊपर ही बुढ़ापे का असर होने लगा था। जियान नोट करके अपने आप को मिल्की वाइट फ्लेम से सराउंड कर लेता है। वो सतर्कता पूर्वक उस नदी के पास जाने लगा था। आखिरकार अननोन सबसे फ्राइटनिंग एस्पेक्ट होता है। इस वजह से जियान एकदम चौकन्ना था। जब उसकी मैसिव सोल पावर चारों तरफ फैलती है, वो पाता है कि नदी बिल्कुल सिंपल नहीं है। नदी के ऊपर की हवा में जो बोल्डर होता है, उसमें से जियान को एक बहुत ही भयंकर लेवल का ईविल ऑरा सेंस हो रहा था और उस ऑरे को एक और भी भयंकर फोर्स सप्रेस कर रही होती है। जियान के डिटेक्शन के हिसाब से वो ईविल ऑरा ट्विन गोस्ट एम्पर के आधे शरीर का होगा और उसे सप्रेस करने वाला ऑरा उस सील का होगा जो कि ट्विन गोस्ट एम्पर को दबा के रख रही है। गोल्डन ड्रैकिंग के शब्दों के हिसाब से ऐसे सील्ड एरियाज के अंदर बहुत सारी सील्स मौजूद होती हैं। इस वजह से जिन चीजों को अंदर सप्रेस किया जाता है, उनका फ्री हो पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जियान भी यहाँ पे आराम से खड़ा नहीं हो पाता। शायद उसकी अभी तक समझ रहे हो ना। अजीब बात ये होती कि जब से वो सील्ड गेट के अंदर एंटर हुआ था, जियान को ईरी औरों की वेलिंग साउंड सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है वो कहीं पे गायब हो गया हो। जियान की नजरें शिफ्ट होकर टिक जाती हैं उस बोल्डर के ऊपर। उसे अंदर से ऐसा लगता है जैसे उसका दिल उस तरफ खींच रहा हो। जियान कहता है मुझे कुछ चीज उस बोल्डर से बुला रही है। गोल्डन ड्रैकिंग जियान को चेतावनी देते हुए बोलते हैं ये जगह काफी अजीब है, जियान तुम सतर्क रहो। जियान तुरंत अपनी मिल्की वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करके यहाँ के अंधेरे को जाली से भगा देता है। फाइनली अब वो इस नदी के पानी को देख पाता है। ये नदी पूरी तरीके से काली होती है। इस पूरे इलाके को ये नदी बांट रही थी। दूसरी तरफ जाने का कोई और रास्ता नहीं होता। इस चीजों की वजह से जियान की अलर्टनेस और बढ़ जाती है। वो चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल सेंस को फैला के क्लूज को ढूंढता है, बट काफी टाइम होने के बाद भी फोर्ट जियान को घंटा कुछ नहीं मिलता। जब जियान उस ब्लैक रिवर की एज पे पहुंच जाता, वो बहुत ही ध्यान से इसकी गहराई को नापने की कोशिश करता है। इस नदी की चौड़ाई 10 मीटर्स में होगी और इसका पानी इस तरीके से डार्क था जैसे इसके अंदर घोंसली चीप मिल चुकी हो। जब जियान इस नदी की गहराइयों में अपनी निगाहों को फैलाता है, उसे बॉटम में सफेद इंसानों की हड्डियां दिखाई देती हैं। ये चीज जियान को स्टन कर देती है। जियान कहता है ये भूतिया नदी है। जिस तरीके से नदी सामने के रास्ते को रोक रही है, डेफिनेटली इसके अंदर गहरी मिस्ट्री छिपी हुई है। हम उसकी उंगली के ऊपर फ्लेम के क्लस्टर को जन्म लेते हुए देखते हैं। जियान कहता है गो। तुरंत ही वो फ्लेम का क्लस्टर इस नदी को पार करने लगता है। ये चमकते हुआ फ्लेम का क्लस्टर जस्ट थोड़ा आगे बढ़ा था, तभी नीचे की ब्लैक रिवर में से एक ओवरवेलमिंग फोर्स बाहर आती है। जिस तरीके से कंकड़ नदी में डूब जाते हैं, इस फ्लेम के क्लस्टर को ही बुझा दिया जाता है। आखिर अपनी हेवली फ्लेम्स को जियान से अच्छा कौन ही जानता था, लेकिन तब भी ऐसी पावरफुल हेवली फ्लेम इस रिवर की पावर के सामने तुरंत ही बुझ गई। ये चीज तुरंत ही जियान को सरप्राइज और थोड़ा सा डरा देती है। ऐसा लगता है इस नदी के बहते हुए पानी की सतह के ऊपर कोई चीज मौजूद है। जैसे उसकी हेवली फ्लेम और उस हवा का कांटेक्ट हुआ, उसकी फ्लेम को नीचे खींच लिया गया। अभी जियान की सेंसेस एकदम शार्प तरीके से काम कर रही थी। वो यहाँ के एटमॉस्फेयर की हर एक चेंज को नोटिस कर रहा होता है। अगर वो इस रिवर की टेरिफाइंग पावर को टेस्ट नहीं करता, तो शायद वो अभी तक कोई बड़ी गलती कर बैठता। उससे पता था कि खजाना बस थोड़ा सा आगे है, लेकिन हेजिटेशन की वजह से जियान के कदम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट। गोल्डन ड्रैकिंग की गोल्डन आंखें नीचे के काले पानी के ऊपर फोकस होती है। वो कहते हैं क्या यही फॉरबिडन वाटर्स हैं? गोल्डन ड्रैकिंग जियान के एक्शंस को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें अभी जियान की फ्लेम्स के बारे में अच्छे से पता होता है। जब इस रिवर वाटर के सामने जियान की हेवली फ्लेम भी नहीं टिक पाती, गोल्डन ड्रैकिंग का डाउट क्लियर हो जाता है। वहीं पे जब जियान सुनता है फॉरबिडन वाटर्स, उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो एक हल्की सी आवाज में इन शब्दों को दोहराता है। जियान जानता था कि जिस तरीके का ये नाम है, इसके अंदर डेफिनेटली कोई सीक्रेट छिपा हुआ है। जिन लोगों को पता होता है कि जियान कितना बड़ा जिज्ञासु है। अब देखो तुम्हारे भाई ने खतरनाक सेंटेंस बोल दिया है। इसी बात पे वीडियो तुरंत ही लाइक हो जाना चाहिए। हम लौटते हैं स्टोरी की तरफ। गोल्डन ड्रैकिंग एक्सप्लेन करते हैं फॉरबिडन वाटर्स घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक तरीके का बैरियर होता है। अगर कोई फॉरबिडन वाटर्स को क्रॉस करना चाहता है, तो उसे फॉरबिडन वाटर की ब्रिज को समन करना होगा। जिन लोग बताते हैं कि इस बहती हुई नदी के पानी के ऊपर के स्पेस को फॉरबिडन वाटर्स करार दिया गया है। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेंथ हो, अगर तुम इसे क्रॉस करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसानों जितनी हो जाएगी। तुम्हें धीरे धीरे अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तक बोलते बोलते जिलों की आवाज में काफी सीरियसनेस भर गई होती है। वो कहते हैं लेकिन अगर तुम इस फॉरबिडन वाटर को बिना किसी परेशानी के क्रॉस करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके फॉरबिडन ब्रिज को समन करना होगा। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ के जियान कहता है मास्टर मैं समझ गया। गोल्डन ड्रैकिंग बोलते हैं मुझे इसके बारे में बस इतनी जानकारी है। तुम्हें अपने कदमों को फूक फूक के आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम किसी भी डेंजर को सेंस करते हो, तो तुरंत ही विड्रॉ कर लेना। इस पर जियान नोट करता है। जिन लोग कहते हैं ठीक है अपने आप को तैयार करो। वो स्टोर रिंग के अंदर से एक इशारा करते हैं। एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव उस नदी की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस बार बात ऐसी होती गोल्डन ड्रैकिंग के अटैक को वो ब्लैक रिवर वाटर भी नीचे नहीं खींच पाता, बल्कि एनर्जी नदी के ऊपर फैल गई थी। अचानक से कुछ बूम बूम की आवाज के साथ नदी के पानी में थोड़ी उछल कूद हुई थी।
हम काफी जल्दी एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज को रिवर के ऊपर मेटलाइज होते हुए देखते हैं। अपने सामने इस ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर को देख के जियान कहता है क्या यही वो फॉरबिडन वाटर ब्रिज है? ये फीका सा दिखने वाला नदी का पुल एकदम सीधा होता है। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं क्या तुम तैयार हो? जियान जिसकी आंखें एकदम डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी वो कहता है लेट्स गो। बिना हेजिटेशन के जियान आगे बढ़ता है। जैसे जियान फॉरबिडन ब्रिज पे पहला कदम रखता है उसे सभी दिशाओं से खतरनाक लेवल का प्रेशर फील होता है। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी कि जैसे दसियों पहाड़ उसके कंधे पे आके रख गए हो। न चाहते हुए भी जियान को अपनी दांती मीचनी पड़ती है। ये फोर्स चाहे कितनी भी ओवरवेलमिंग हो, जियान पहले डिसीजन ले चुका था। वो अपनी टेंस बॉडी को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये सीन चलता है कुछ और सेकंड्स तक। अचानक से जियान को एक डिस्कवरी हुई थी। वो नोटिस करता है कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस की वो निगोंग पिल इस इंटेंस प्रेशर की वजह से एक्सपैंड होने लगी है। इसे तुम बेसिकली जियान की मेंटल पावर कैपेसिटी समझ सकते हो। भले ही बदलाव काफी छोटा हो, जियान इसे साफ नोटिस कर पाता है। उसके निगोंग पिल का साइज डिटरमाइन करेगा कि जियान एज अ बैटल फॉर्मेशन मास्टर कितना आगे बढ़ पाएगा। इस वजह से बदलाव की वजह से जियान काफी रिलीफ फील करता है। वो मन ही मन में कहता है भले ही मेरी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही हो, लेकिन इस ब्रिज पे कदमों को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। जियान जिसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भरा हुआ था वो अपने पैर को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर उठाता है। तुरंत ही बूम की आवाज के साथ अब जियान के शरीर को नीचे होते हुए देखते हैं। उसके चारों तरफ का प्रेशर कई गुना बढ़ गया था। वो पूरी ताकत लगाने के बाद ही बस कुछ ही सेंटीमीटर से अपने कदमों को आगे बढ़ा पाया था। बेसिकली ब्रिज की ऑपरेसिव पावर जियान के लिए सांस लेना मुश्किल कर रही थी। एक तेज रोर की आवाज के साथ जियान अपने आप को एक और कदम आगे बढ़ाता है। शुरुआत में जब जियान ने इस ब्रिज पे कदम रखे थे उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस जगह के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से थी। लेकिन अब वो रियलाइज कर रहा है कि इस ब्रिज के ऊपर एक बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैली हुई है। असल में स्पिरिचुअल फोर्स नीचे की नदी में से आ रही है। वो एक और स्टेप को आगे बढ़ाने वाला था तभी जियान फिर से स्पिरिचुअल फोर्स को महसूस करता है। अभी जियान का सी ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा नहीं होता। इस वजह से इस टेरिफाइंग फोर्स का जियान के ऊपर काफी गहरा असर हुआ था। वो अपने सिर को उठा के तेजी से चीखने लगता है। इस अटैक के डैमेज की वजह से जियान की आंखें लाल हो गई होती है। वो दांती मीच के बोलता है डैम इट। उसका हर एक कदम एक बड़े युद्ध की तरह था। और उसे समझ में आता है कि शायू ने क्यों कहा था कि उस ट्रेजर को हासिल करना आसान नहीं होगा। हालांकि जियान इस फोर्स को रेस्ट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था नीचे का ब्लैक वाटर उसे तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जियान ने अपनी दुखी का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई भी ऊर्जा जो कि उसके शरीर से बाहर आ रही थी नीचे की नदी से तुरंत ही निकल जाती है। ये चीज जियान को डरा देती है। अगर बात यहाँ पे खत्म हो जाती तो भी ठीक होता, लेकिन जियान की आंखें तब नैरो होती हैं जब वो महसूस करता है कि इस ब्रिज के ऊपर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से कोई समय में प्रेशर इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो जियान के परखच्चे उड़ा देगा। वो कहता है अभी मैटर ट्रबलसम हो गया है। इस समय जियान पॉज होकर इस ब्रिज को स्कैन कर रहा था। उस इमेंस प्रेशर की वजह से जियान को अपने शरीर को झुकाना पड़ता है। ये रिवर एकदम ईरी फील होती है। ऐसा लगता है इसके नीचे कोई डरावनी चीज मौजूद हो। जियान को याद आती है गोल्ड ड्रैगन की बातें, जिनके हिसाब से इस रिवर के ऊपर के एरिया को फॉरबिडन वाटर्स क्यों कहा गया है। भले वो नदी के ऊपर एक पुल पे चल रहा हो, लेकिन नदी के ऊपर की हवा में किसी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल निरद्द होता है। जियान एक कठिनाई से भरी आवाज में बोलता है ये जगह सच में अपने नाम को डिजर्व करती है। वो लोग जो कि हर तरीके के खतरों का सामना करके यहाँ पे आए होंगे, लेकिन यहाँ पे उनका और भी बड़ा डेंजर वेट कर रहा था। शायद तभी इतने लोगों की हड्डियां इस नदी में मौजूद है। ये जगह ट्विन गोस्ट टेम्पर के सील होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जियान अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता है। हम उसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो जानता था कि जैसे वो इस फॉरबिडन ब्रिज को क्रॉस कर लेता है वो अपने गोल के एक स्टेप और क्लोज आ जाएगा। तभी जियान जो कि और भी टेरिफाइंग प्रेशर का सामना करने के लिए तैयार था, जब वो अगले कदम को आगे बढ़ाता है वो महसूस करता है कि उसके ऊपर का प्रेशर अचानक से गायब हो गया है। जियान जिसके दिल की अनईजी फीलिंग बढ़ गई होती है वो कहता है अजीब बात है, आखिर वो स्पिरिचुअल प्रेशर गायब कैसे हुआ। तभी गोल्डन ड्रैगन जियान को वार्न करते हुए बोलते हैं जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जियान के कानों में चेतावनी की आवाज गई होती है। तभी बैंग के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव जियान की बॉडी में जाकर टकरा जाती है। अभी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो दिल की पूरी तरीके से सील हो चुकी थी। इस वजह से जियान डिफेंसलेस था। अगर उसके जगह पे यहाँ पे और कोई होता तो शायद उसका काम तमाम हो चुका होता। जियान जो कि इस अटैक से टकराने के बाद भी लगातार खड़ा हो पा रहा था, उसके मुंह से एक आर्क की तेज आवाज बाहर आती है। उस पावरफुल वेव ने जियान को एकदम हिला के रख दिया था। उसकी आंखें, नाक, कान इन सबसे थोड़ा थोड़ा खून बाहर आता है। साफ तौर पे पिछले अटैक में जियान को इंजर्ड होना पड़ा है। और ये बात तब है जब जियान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी हाई है। इवन दो जियान को चोटों का सामना करना पड़ा हो, उसे एक चीज सरप्राइजिंग मालूम पड़ी थी। जब वो मेंटल प्रेशर उसे जाके टकराता है तो उसकी निगाहों पिल के अंदर का वो डिवाइन रून वो इस असल
से रिएक्ट करके अचानक से ट्रेम्बल होता है। ये चीज सरप्राइजिंग इसलिए थी क्योंकि अभी तक कोई भी चीज उसके डिवाइन इंस्क्रिप्शन रून को हिला नहीं पाई है। वो अपनी आंखें नैरो करके अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करता है। वो इनविजिबल प्रेशर शायद जब रियलाइज करता है कि उसका अटैक जियान की ओर फेल हो गया है, वो एक और अटैक को तैयार करने लगा था। इस तरीके के स्पिरिचुअल अटैक सीधा ब्रेन को टारगेट करते हैं और अगर किसी के भी दिमाग को गहरी चोट पहुंचती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीवियर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचने की क्षमता खो दे। जियान बस 5-6 स्टेप्स और आगे ले पाया था, फिर वो सेकंड स्पिरिचुअल वेव अराइव होती है। बूम 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 की आवाज के साथ वो जियान के शरीर से टकरा गई थी, लेकिन इस बार चीखने की जगह पे जियान इस प्रेशर को इंड्योर करता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काम था। वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुरंत ही उसने अपने हाथ को आगे करके खोल दिया था। हम उसके हाथ पे एक छोटे से रून को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो टेरिफाइंग एनर्जी जो कि बिखरने की कोशिश कर रही थी। लगता है जियान का वो डिवाइन इंक्रिप्शन रून इसको काफी पसंद करता था। तुरंत ही जियान की हथेली के सामने एक वोर्टेक्स क्रिएट हुआ था और उस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर खींच लिया जाता है। हालांकि उस मिस्टीरियस पावर को सेंस हुआ था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस वजह से तेजी से बिखरने की कोशिश करती है, लेकिन उस डिवाइन इंक्रिप्शन रून की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। फिर बिना किसी ट्रेस को छोड़ने से पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जब उसकी निगोंग पिल के इस डिवाइन मूवमेंट रून ने इस पावर को डिवावर किया था, जियान फील करता है कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस की वो निगोंग पिल जिसके अंदर उसकी मेंटल पावर रहती है, अब उसका आकार काफी तेजी से बड़ा होने लगा है। अभी जियान था उस ब्रिज के सेंटर पे, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के जियान वहीं पे बैठ जाता है। उसका फोकस अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर था। जब से जियान को बैटल फॉर्मेशन मास्टर प्रोफेशन के बारे में मालूम पड़ा था, वो जानता था कि ये चीज उसकी बहुत हेल्प करने वाली है। बट ये सब जानने से क्या फायदा, क्योंकि उसके पास प्रोग्रेस करने का कोई तरीका नहीं होता। जब तक उसके पास बैटल फॉर्मेशन मास्टर की 2 एबिलिटीज नहीं होती हैं, तब तक सिर्फ आइडेंटिटी का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बातें अब तक जियान को परेशान कर रही थी। अब उसे इस चीज का सोल्यूशन मिल गया होता है। इस रिवर के ऊपर की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करके जब उसकी निगोंग फील्ड एक्सपेंड होती है तो आंखें बंद करके भी जियान अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। अचानक से हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। लगता है निगोंग फील्ड के इस एक्सपेंशन में जियान को दर्द महसूस होने लगा है। वो दांती मीस के बोलता है मुझे ब्रेक थ्रू करना ही होगा। वेल यहाँ पे भी नो पेन नो गेन वाला फंडा अप्लाई हो रहा होता है। जैसे जैसे ऑब्जर्व होने वाली पावर उसके निगोंग फील्ड में फैलने लगती है, जियान अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर केओस महसूस करता है, मतलब उथल पुथल। ऑल्दो जो उसका डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन होता है वो निगोंग फील्ड में लौट के शांत हो गया था। बस इस नई स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो कि मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उसकी निगोंग फील्ड थर-थर कांप रही होती है। अभी जियान को बूम 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 की आवाज के साथ अपना ब्रेन अपनी खोपड़ी के अंदर फुटबॉल बनता हुआ लगता है। ये पेन सच में एक्सक्रूसिएटिंग था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा था उसकी निगोंग फील्ड और भी एक्सपेंड होती है, साथ में एक्सपेंड होता है उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कुछ ही मोमेंट्स में कई मीटर्स फैल जाता है। जियान जो कि एकदम खुश हो चुका था, वो तुरंत अपने डिवाइन इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। वैसे हम इसे चाइनीज में बोलेंगे शेंडोंग नीटल रून, लेकिन तुम सभी समझ जाना। देखते देखते जियान के सामने जो व्हाइट स्क्रॉल अपीयर हुआ था उसके ऊपर कई कोर इंस्क्रिप्शंस फॉर्म होने लगती है। इनका नंबर काफी अर्ली 1 से लेके 1000 पे पहुंच गया था, फिर 2000, 3000 और 4000। फाइनली 4000 नंबर्स को ब्रेक करके सीधा 5000 में पहुंच जाता है, फिर 5500। हमें समझना चाहिए कि इससे पहले जियान टोटल 3000 कोर इंस्क्रिप्शन ही बना पाया था, जो कि एक 3 स्टार दोदी को फंसाने के लिए काफी होता है। अब 5500 कोर इंस्क्रिप्शन की हेल्प से जियान को एक 5 स्टार दो एम्पर का भी कोई डर नहीं होता। उसे भरोसा था कि वो अपनी बैटल फॉर्मेशन मास्टर की स्ट्रेंथ के साथ एक उस लेवल के पावर हाउस का सामना भी बराबरी पे कर सकता है। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा हुआ जियान इस समय हंस रहा होता है। उसने सोचा नहीं था कि वो एक्चुअली में इस फॉरबिडन वाटर्स की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर पाएगा। ये चीज कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंटल होती है। वो ये भी जानता था कि अगर उस मिस्टीरियस एल्डर ने उसे अपनी बैटल फॉर्मेशन मास्टर की इनहेरिटेंस नहीं दी होती तो वो भी इस फॉरबिडन वाटर्स की टेरिफाइंग फोर्स का सामना नहीं कर पाता। उसे भी नीचे की कई हड्डियों में से एक का हिस्सा बनना पड़ता। वैसे मुझे लग रहा है जियान को ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता है, क्या भूल गया है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ गोल्डन ड्रैगिंग भी है, जो कि 7 स्टार दोदी की तो बात छोड़ो, 2 इमोर्टल लेवल से नीचे किसी भी एक्सपर्ट की बैंड बजा सकते हैं। आखिर वो जियान को यहाँ पे कैसे बनने देते हैं? क्या चलो हम आगे बढ़ते हैं। निगोंग पिल के ऐसे एक्सपेंड होने की वजह से जो नई स्ट्रेंथ आई होती है, जियान उसकी वजह से काफी खुश था, लेकिन उसे उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो सोचता है कि उसका वो डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन अभी बस 1/4 ही हिस्सा है, उसके 3 हिस्से और कहीं बिखरे हुए हैं। अगर वो इस डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन के बाकी के 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर पाता है तो इसकी पावर एकदम अनइमेजिनेबल होगी। जियान सोच के हंसने लगता है कि इस इंस्क्रिप्शन के बाकी के हिस्सों को ऑब्जर्व करके वो एक बहुत ही पावरफुल बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। अब ये चीज की फ्यूचर मिशंस में से एक हो गई थी। अब फॉर जियान को इस चीज की जल्दबाजी नहीं होती, उसके पास काफी
समय जब जियान इस नई कंफर्ट की फीलिंग में झूल रहा था, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज उसके कानों में जाती है। वो कहते हैं, कहा जाता है कि ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर अपने हाथों के इशारे पे फॉर्मेशन बना सकता है। वो चाहे तो समुद्रों को खाली कर दे। सच में एक ट्रू बैटल फॉर्मेशन मास्टर को एक किंग बोला जा सकता है। उसके सामने उसके सारे दुश्मन कई शिकारों में से एक होते हैं और वो जब चाहे जैसे उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। जियान जिनलोंग से पूछता है, मास्टर क्या कभी इस दुनिया में ऐसा बैटल फॉर्मेशन मास्टर एग्जिस्ट कर रहा है? लगता है जियान के सवाल ने गोल्डन ड्रैगन को पुराने समय भेज दिया था। वो ऊपर देखते हुए कुछ चीजों को याद करके बताते हैं। हाँ, एक बार अपने लवर को बचाने के लिए एक पावरफुल 2 फॉर्मेशन मास्टर ने 10 इमोर्टल पावर हाउस और अनगिनत 2D एक्सपर्ट से फाइट करी थी। जियान कहता है, मास्टर फिर क्या हुआ? इस पे गोल्डन ड्रैगन किंग रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स वो 2 फॉर्मेशन मास्टर बड़े आसानी से जीत गया। अंग्रेजी में बोले तो एफर्टलेसली जीत गया। इनफैक्ट उसने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन हजारों 2 एम्पर लेवल के वॉरियर्स को फंसा लिया और उसने एक दूसरी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन 10 इमोर्टल लेवल की पावर हाउसेस को खत्म कर दिया। अल्टीमेटली बड़ी आसानी से उसकी जीत हो गई। जियान डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है, 10 ओशियन वॉरियर्स को इतनी आसानी से हरा दिया? जियान किसी सवाल को सुन के गोल्डन ड्रैगन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं, हाँ, तुम्हें बैटल फॉर्मेशन मास्टर की स्ट्रेंथ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आखिरकार वो असली स्ट्रेंथ फॉर्मेशंस में होती है, लेकिन फॉर्मेशन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसे मेंटेन करने के लिए उतनी टेरिफाइंग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। ऑफ कोर्स उसकी पावर भी उतनी खतरनाक होगी। हमें एक और चीज को याद रखना चाहिए कि अपनी बैटल फॉर्मेशंस के अंदर बैटल फॉर्मेशन मास्टर एकदम इनविंसिबल होता है। जियान सरप्राइज स्टोर में बोलता है इनविंसिबल। वो जानता था कि शब्द कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस को रखता है। जिनलोंग कहते हैं, हाँ, इनविंसिबल अपनी फॉर्मेशन में 2 फॉर्मेशन मास्टर एब्सोल्यूट कंट्रोल को रखता है। वो उनका डोमेन होता है और उन्हें वो प्रैक्टिकली अनबीटेबल होते हैं। जियान के चेहरे पे खुशी के बुलबुलों को देख के गोल्डन ड्रैगन कहते हैं, ठीक है, अभी ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम्हें आगे स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना होगा और तुम पहले से काफी प्रोग्रेस कर चुके हो। जियान जो कि अंदर से ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, वो रिस्पेक्टफुल तरीके से नोट करता है। वो जानता था कि अगर उसका डिवाइन मूवमेंट रियून एक्टिवेट नहीं हुआ होता तो गोल्डन ड्रैगन ने उसे बचा लिया होता। भले ही जिनलोंग अपने शब्दों में ज्यादा लुभाने वाली बातें नहीं करते थे, लेकिन उनके हर एक एक्शन में जियान उनकी कंसर्न को सेंस कर पाता है। एक मोमेंट की हेजिटेशन के बाद जियान खड़े होकर आगे बढ़ने लगता है। अपनी मेंटल पावर किस तरीके से बढ़ने की वजह से और उसे अपने कदमों को आगे लेने में कोई परेशानी नहीं होती। बिना किसी ऑब्स्टिकल के वो इस पुल के अंत में काफी जल्दी पहुंच जाता है। जैसे ही उस ब्रिज को क्रॉस करता है, वो ट्रांसपेरेंट ब्रिज गायब हो जाता है। ये देखे जियान भी हेल्पलेस फील करता है। वो कहता है, तो मैं वापस नहीं जा सकता। इस मोमेंट में गोल्डन ड्रैगन भी अपनी सोल अवतार में जियान के बगल में अपीयर हो चुके थे। वो कहते हैं, आगे बढ़ो। जब जियान अपने सिर को उठा के चारों तरफ देखता है, उसे मालूम पड़ा था कि उस ब्लैक रिवर को क्रॉस करने के बाद इस जगह की घोसली एनर्जी बहुत ही थिन हो गई है। हाउएवर ऐसे चेंज का क्या रीजन है उसका जियान को पता नहीं होता। वैसे पता तो उस एपिसोड में पढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम इसके एंड पे जो आ गए हैं। आपको एक्सप्रेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, जैसे हम भी जान सके कि हमें फ्यूचर में किस दिशा में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट एपिसोड में और भी कई पार्टीज इस मामले में इन्वॉल्व होने वाली हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स थोड़े लाइट रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के बाद ही चीजें एकदम इंटेंस हो जाएंगी। ऑल्दो नेक्स्ट एपिसोड में भी जियान की कुछ लोगों से मुलाकात होने वाली है। अब वो कौन होगा या फिर होगी, उसके बारे में जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम इसे शाम को जल्दी अपलोड कर देंगे। सो अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हो, आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का एक पार्ट बन सकते हो। इससे हमारी हेल्प तो होगी, साथ में अभी अर्ली एक्सेस फीचर को एंजॉय कर पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन होगा चैनल के होम पेज पे। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो मुझे नहीं पता, लाइक बटन प्रेस हो जाना चाहिए। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।